गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का सारंग गुरु डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने रेनबो पार्ट 2 के फर्स्ट पोएम को पढ़ा था और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रामर से मैं लेकर के आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है। और यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह जिसकी आपकी ज़रूरत पड़ती है, और उस टॉपिक का नाम है सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो टॉपिक जानने से पहले मैं बता दूं कि यह टॉपिक सिर्फ आपके प्लस टू एग्जामिनेशन से ही नहीं है। इसकी उपयोगिता आपको आने वाले प्लस टू करने के बाद जब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, उस कंपटीशन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि हर कंपटीशन में सिंटैक्स और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बिना देर किए हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूं, और मैं आशा करता हूं कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जितने भी रूल्स मैं आपको बताऊंगा, उस रूल्स को पढ़ने के बाद आप उस रूल्स को राइटिंग फॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि सिर्फ ग्रामर रूल को लिख लेना कॉपी में यह महत्वपूर्ण नहीं है, उस रूल को कितना आप राइटिंग फॉर्म में अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा टॉपिक है सिंटैक्स। अब देखिए, सिंटैक्स को हम लोग अदर दूसरे नाम में भी जानते हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और एक तीसरा भी नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अब देखिए, तीन अलग अलग नाम है, चाहे वो सिंटैक्स है, चाहे वह सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है, तीनों एक ही है। अब चूंकि एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मतलब कि कैसे आप फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कैसे सिंटैक्स का यूज सेंटेंस में करेंगे, यह आपको जानने की जरूरत है। और इसके लिए बहुत सारे रूल हैं सिंटैक्स के, हम एक एक रूल बारीकी से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसको सेंटेंस में हम कैसे यूज करेंगे, करेक्ट सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सिंटैक्स है क्या, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या, या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड है क्या। तो इसका सिंपल आपको अगर जानना है कि सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड क्या है, तो सिंपल, द एग्रीमेंट बिटवीन subject and verb in the sentence is syntax। सिंपल एग्रीमेंट है, एक तालमेल है, एक सहमति है। जैसे दो दोस्त हैं और पहला दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है कि यार मैं सिंगल हूं, तो तुमको भी सिंगल ही रहना पड़ेगा। तो जब दोनों के बीच में सिंगल होने का एक तालमेल होगा, एक एग्रीमेंट होगा, वही हमारा सिंटैक्स। या नहीं कि वह सिंगल है और उसका दोस्त जो है वो डबल हो जाए, तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी। कहने का मतलब है कि आपस में किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो आपस में तालमेल है, कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही एग्रीमेंट जो है प्रॉपर यूजेज ऑफ सिंटैक्स इन अ सेंटेंस है, जहां पे किसी भी सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एक आपस में तालमेल होना सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटैक्स कहलाता है। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? ओके, तो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। अब देखिए, यहां पे जो हमारा रूल है, रूल वन बाय वन हम लोग रूल करेंगे।
अब देखिए सिंपल एस 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 भी पी एस पी भी। अब देखिए आप सोच रहे हो कि हमने क्या क्या लिख दिया यहाँ पे, एस 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 भी लिख दिया, पी एस पी भी लिख दिया। इसको जानने से पहले आपको पर्सन भी जानना होगा। मैं आशा करता हूं कि आप पर्सन जरूर जान रहे होंगे, फिर भी मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। इसमें होता है एफपी, इसमें होता है एसपी, इसमें होता है टीपी, इसमें होता है एस, इसमें होता है पी। अब एफपी का मतलब होता है क्या, फर्स्ट पर्सन। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। एसपी होता है सेकंड पर्सन, और टीपी होता है थर्ड पर्सन। अब एस का मतलब सिंगुलर, पी का मतलब प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन में आई, प्लूरल में भी यू, यू, ही, सी, इट और दुनिया का कोई भी नाम हो। और यहाँ देख, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके बगैर आप सेंटेंस में प्रॉपर यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया, मतलब कि जो हमारा रूल होगा कहता है कि एस एस इक्वल टू एस भी, एस एस इक्वल टू एस भी। कहने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट इक्वल टू सिंगुलर वर्ब, यही है एस एस और एस भी। सेम कंडीशन में पी एस इक्वल टू पी भी, तो पी एस मतलब प्लूरल सब्जेक्ट इक्वल टू प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो हमारा अब इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए यहां पे वर्ब मस्ट एग्री विद देयर सब्जेक्ट इन नंबर। अब रूल क्या कहता है कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी इन इट्स सिंगुलर फॉर्म। यहां पे आ गया ना, यस का मतलब यही है कि अगर सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस में सिंगुलर में है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। इसी रूल का है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन। एंड इफ द वर्ब इज प्लूरल द वर्ब मस्ट बी इन इट्स व्हाट, सिंगुलर फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि आपको यह जानना है जो मैंने इसको डिस्क्राइब किया था आपको कि एस 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 भी और पी एस पी भी। अब जैसे आई डैश राइटिंग, दे डैश, ठीक है। अब इसलिए मैंने पर्सन का जिक्र किया था कि आई क्या है, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। तो अब यहां पर दे देगा एम ऑब्लिक आर। तो मैंने क्या बताया कि चूंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। इसलिए यहां पर हम एम लगाएंगे, अगर आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दे, अब दे क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, सॉरी थर्ड पर्सन का प्लूरल है, तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे दे आर राइटिंग हो जाएगा और आई एम राइटिंग हो जाएगा। यही है हमारा रूल नंबर 1, जिसमें कि जिक्र किया गया है कि अगर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा, जिसका की डिस्क्रिप्शन हमने आपके सामने सेंटेंस के रूप में कर दिया है। और यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि
कैसे जो है आप एस 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 बी पी एस पी बी को आप कन्वर्ट करेंगे, जो कि हमने एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको दे देगा रिचा डैश गोइंग टू स्कूल। अब मैंने क्या बताया कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर सब्जेक्ट जो है वो सिमिलर है तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी होगा। अब रीचा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सिंगुलर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर ऑप्शन में इज ऑब्लिक आर दिया रहेगा, तो अगर सही लिखना है तो आपको इज लिखना होगा, अगर आप आर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। यही हमारा रूल है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए यहां पे एक हिंट दिया हुआ है। हिंट क्या है भाई? कहता है कि a noun that ends in s, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, a noun that ends in s is usually plural, but a verb that ends in s usually be a singular। कहने का मतलब है कि अगर कोई नाउन एस से एंड होता है, नाउन एंडिंग विथ एस, तो वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब मस्ट बी प्लूरल, बट व्हेन अ वर्ब ending with s, what happened? It should be usually singular हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि द स्टूडेंट डैश द ओल्ड लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट। अब देखिए यहां पे कोई भी नाउन, अब स्टूडेंट जो है वो कौन सा नाउन है? स्टूडेंट कौन सा नाउन है? बताइए, स्टूडेंट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। तो कहता है कि कोई भी नाउन अगर एस से एंड होता है तो उसके साथ वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन अब ये जो स्टूडेंट है वह एस के साथ एंड नहीं हो रहा है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगा वह भी क्या लगा? सिंगुलर लगा। कैसे सिंगुलर लगा? क्योंकि स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ हमने क्या लगाया? एस या ईएस लगा दिया। ठीक है? लेकिन यही स्टूडेंट जब एस के साथ एंड हुआ, मतलब कि नाउन एंडिंग विथ एस, स्टूडेंट नाउन है और स्टूडेंट्स भी नाउन है, तो जब एस के साथ एंड हुआ तो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल वर्ब का यूज किया गया। किस वर्ब का यूज किया गया? प्लूरल क्यों हुआ? हेल्प प्लूरल हो गया, क्योंकि यहाँ पे रूल हमारा कहता है कि यदि कोई भी नाउन अगर एस से एंड होता है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल होगा, अगर एस से एंड नहीं होता है तो वर्ब सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए यहां पर हम एग्रीमेंट की बात करें। एग्रीमेंट क्या है? देखिए कहता है कि प्रेजेंट टेंस वर्ब्स इन इंग्लिश शुड एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ध्यान से सुनिएगा,
प्रेजेंट टेंस का वर्ब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार अपने आप को वो एग्रीमेंट करता है, एग्री होता है। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो जैक रॉक्स लिकर स्टोर्स। अब यहाँ पर वही जो रूल मैंने बताया था, एस 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 भी और पी एस पी भी के बारे में बताया गया है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कशन आपके साथ कर लिया है। ठीक है, अब देखिए आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। कहता है कि आइडेंटिफाई, इग्नोर द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब। अब क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कहता है कि ए गुड सेट ऑफ 6 कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। अब देखिए मैं इसके लिए पहले एक रूल पे ले चलता हूं। तो रूल हमारा कह रहा है कि इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, ध्यान से सुनिएगा, इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कहता है कि इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स added with and, यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा जाए, तो एंड से जब हम अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे अब कहता है कि बर्ट एंड एमी, ध्यान दीजिए यहां पे, बर्ट नाम है ये, BERT, इट इज अ नेम, एंड एमी देखिए बर्ट ये भी एक नेम है और एमी ये भी एक नेम है। तो दोनों नेम है, दो अलग अलग सब्जेक्ट है, ये भी एक सब्जेक्ट हो गया और यह भी एक सब्जेक्ट हो गया। दो अलग अलग सब्जेक्ट है और दोनों को एंड से हमने जोड़ दिया। तो जब दो अलग अलग सब्जेक्ट को जब हम एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल। ध्यान दीजिएगा रूल को, पहला रूल जो लिखवाया था एस 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 बी पी एस पी बी, दूसरा रूल कहता है कि इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विद एंड द वर्ब मस्ट बी प्लूरल। इसलिए यहां पर बर्ट एंड एमी ऑब्लिक में दिया है इज आर स्पेशल फ्रेंड्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। कोई दिक्कत, इस रूल को समझने में कोई दिक्कत? एक बार फिर से बता रहा हूं कि इफ टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स added with the compound words or conjunction or and the verb must be plural, यदि दो अलग अलग सब्जेक्ट को and से जोड़ा जाए तो वर्ब जो होगा वह प्लूरल होगा। ठीक इसके अपोजिट, रूल नंबर 2 के अपोजिट जो है एक दूसरा रूल है, कहता है क्या है भाई, तो इफ टू डिफरेंट subjects are added with or, ध्यान दीजिए वहां एंड था
यहाँ और आ गया तो वर्ब क्या हो जाएगा? मस्ट बी सिंगुलर हो जाएगा। अब देखिए एंड से जोड़ा तो वर्ब प्लूरल हो गया, और से जोड़ा तो वर्ब सिंगुलर हो गया। अब देखिए इसलिए कहा जाता है कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा, तालमेल नहीं होगा, दोनों की सहमति नहीं होगी, सेंटेंस जो होगा वो करेक्ट फॉर्म नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस फ्रेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? दोनों की सहमति अकॉर्डिंगली उनको यूज करना होगा। अब जैसे राधा और गीता इज ऑब्लिक आर, ठीक है, यहां पर दे दिया गोइंग टू स्कूल। अब देखिए यहां पे, यहां और राधा और गीता दोनों में से कोई एक, तो क्या हो जाएगा? वर्ब क्या हो जाएगा? यहां पे सिंगुलर हो जाएगा। इसलिए रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट, मतलब कि एंड से जोड़ेंगे तो आपका प्लूरल होगा और से जोड़ेंगे तो सिंगुलर होगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़े नेक्स्ट। अब देखिए यहां एक और एग्जाम्पल, इसमें एक एक्सेप्शन आपको दिखाते हैं। क्या है एक्सेप्शन? कहता है कि इफ द वर्ड्स ज्वाइंड बाय एंड, ध्यान दीजिए सिर्फ सिंपल था कि एंड था तो हमने प्लूरल कर दिया, लेकिन एक्सेप्शन क्या है भाई? कि दोनों जो है वर्ड्स एंड से भरे जुड़े हो लेकिन रेफर टू अ सिंगल थिंग। भले ही दोनों वर्ड्स एंड से जुड़े हो लेकिन अगर सिंगुलर को मतलब सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्ब जो होगा वह भी सिंगुलर होगा। दिस इज द एक्सेप्शन। अब तक हमने क्या जाना कि अगर दो अलग अलग सब्जेक्ट को एंड से जोड़ेंगे तो वर्ब जो होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन एक्सेप्शन में कहा गया कि भले ही दोनों वर्ड्स एंड से जुड़े हों लेकिन अगर सिंगल थिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। कैसे होगा? वार एंड पीस। अब देखिए दोनों भले ही अलग अलग, वार अलग है और पीस अलग है, और दोनों को हमने क्या किया? एंड से जोड़ा है, लेकिन भले ही हमने इसको अलग अलग एंड से जोड़ा है लेकिन वार एंड पीस जो है रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेशन किसका कर रहे हैं? सिंगल का कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन। इसलिए इनके साथ जो वर्ब होगा वह क्या होगा? सिंगुलर वर्ब यूज होगा। वार एंड पीस इज अ वेरी थिक बुक। दोनों जो है वो एक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। अब ब्रेड एंड बटर, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, इज डिलीशियस। तो भले ही दोनों वर्ड्स अलग अलग एंड से जुड़े हों लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन अगर एक है तो आपका वर्ब जो होगा वह क्या होगा? सिंगुलर होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, माय फ्रेंड एंड कोवर्कर। अब देखिए माय फ्रेंड एक अलग है और कोवर्कर अलग है, लेकिन जो उसका फ्रेंड है वह उसका सहयोगी, मतलब दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है? एक ही है। दोनों जो है माय फ्रेंड एंड कोवर्कर, रिप्रेजेंटेशन जो है वो सिंगल थिंग को किया जा रहा है, इसलिए जो वर्ब यूज होगा इसके साथ वह
सिंगुलर यूज होगा। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए अब देखिए यहां पे कहता है कि when the subject is joined with or not, किसके किससे ऐड हो गया? joined with or not, the verb agrees with the closest to the verb, किसके साथ जाएगा? जो कि वर्ब के क्लोज होगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए, कहता है कि नीदर द इंस्ट्रक्टर, ना तो इंस्ट्रक्टर, और नॉट द स्टूडेंट्स, ना ही इंस्ट्रक्टर और ना ही स्टूडेंट्स। अब यहां पे आ जाएगा हैज ऑब्लिक हैव एनी कंट्रोल ओवर द नंबर ऑफ 8 o'clock क्लासेस। देखिए कहता है कि भले ही सब्जेक्ट जो है वो और या नॉर से जुड़े हो, लेकिन वर्ब किसके साथ एग्री करेगा? जो उससे क्लोज होगा। अब क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा इसमें? कहता है कि नीदर द इंस्ट्रक्टर, ना तो इंस्ट्रक्टर के और ना ही स्टूडेंट्स, दोनों में से कोई भी जो है वो कंट्रोल्ड में नहीं है। तो क्लास वाले जो 8 बजे वाली क्लास है उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पे अब क्या हो जाएगा? कौन सा वर्ब यूज करेंगे? नीदर द इंस्ट्रक्टर एंड नॉट द स्टूडेंट्स हैज ऑब्लिक हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस वर्ब। तो प्लूरल वर्ब यहां पे यूज। इसी तरह ईदर 2 क्रेडिट कार्ड्स और अ मेंबरशिप, 2 कार्ड और या मेंबरशिप इज ऑब्लिक आर नीडेड बिफोर यू द रेंट मूवीज, और ईदर 2 क्रेडिट कार्ड्स और अ मेंबरशिप इज एग्री बिफोर यू कैन। मतलब कि ईदर और नीदर नॉट से जुड़े जाएं तो वर्ब जो होगा वो क्लोजेस्ट टू द वर्ब। ठीक है? अब इसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। कहता है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? हमेशा जो है वो सिंगल। कैसे कहता है कि एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ईच, नीदर, ईदर, नॉन, वन एंड नो वन। ये सारे जितने भी वर्ड्स आपके सामने स्क्रीन पे है वो कौन सा प्रोनाउन है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है ना? तो ये जितने भी इंडेफिनिट, चाहे वो एवरी हो, चाहे वो एवरीवन हो, एवरीबॉडी हो, ईच हो, नीदर हो, ईदर हो, नॉन हो, वन हो या नो वन, ये सब कौन से क्या होते हैं? ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर। और जब ये सिंगुलर होंगे तो वर्ब क्या हो जाएगा? वर्ब भी सिंगुलर। ठीक है ना? अब देखिए यहां पे अब एग्जांपल दिया हुआ है, कहता है कि एवरी स्टूडेंट हैज ऑब्लिक हैव अ यूनिक स्टूडेंट नंबर। हर व्यक्ति, हर स्टूडेंट के पास एक यूनिक स्टूडेंट नंबर है। तो चूंकि ये जितने भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं वह क्या करते हैं? सिंगुलर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो गया। एवरी स्टूडेंट हैज
a unique student number. None of us admit to sending the email message. Admits हो जाएगा. And none of us admit to sending the email messages. तो ignorance का क्या करना है? अब देख लो, कहता है कि ignore prepositional phrases coming between the subject and verb. अब ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस अगर सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आते हैं, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आते हैं, तो आपको इग्नोर क्या करना है? ईच ऑफ द 5 डिपार्टमेंट्स is oblique are having new instructions. रिप्रेजेंटेशन मतलब कहने का मतलब है कि अगर ये सिंगुलरिटी सिंगल फॉर्म में रहेंगे, कौन से? इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो वर्ब जो होगा वो हमारा वो सिंगुलर होगा. ठीक है. अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह जो आपका नेक्स्ट हमारा रूल है, इसको ध्यान से देखेंगे. अब नेक्स्ट रूल क्या है भाई? अब देखिए, कलेक्टिव नाउन की बात की जा रही है. कलेक्टिव नाउन पता है सबको? सबको पता है. नाउन का जो पार्ट है वो उसका एक अलग कलेक्टिव, जैसे आपका सोल्जर्स हो गया, आर्मी हो गया, जूरी हो गया, ये सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं. ठीक है ना. तो कहता है कि वर्ड्स सच एज जूरी. अब जूरी किसको बोलेंगे भाई? जूरी के बारे में सुना है ना, क्या होता है? कौन होता है जूरी? अ बेंच ऑफ जजेस. बेंच, जजेस का जो बेंच होता है उसको हम लोग जूरी बोलते हैं. कमिटी और हार्ड विल बी सिंगुलर when everyone in the group is acting together. बहुत ध्यान से सुनिएगा. कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि जूरी, कमिटी या हार्ड, झुंड, विल बी सिंगुलर. कब सिंगुलर होगा? जब वह ग्रुप में एक्टिंग करेगा. किसके साथ? एक साथ. जैसे the jury is oblique are deciding the fate of the accused, or the jury is oblique are deciding the fate of the accused. मतलब the jury is divided in their opinions, or the jury are divided in its, मतलब द जूरी इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन. यहां अगर इट्स आ जाएगा तो सिंगुलर करेंगे, एंड जैसे यहां पे देयर हो जाएगा तो वर्ब जो होगा वह प्लूरल हो जाएगा, मतलब कि डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन हो जाएगा. ठीक है. तो ये हमारा है कलेक्टिव नाउन्स, जिसमें जूरी, कम्युनिटी अगर वह ग्रुप के साथ एक्टिंग कर रहा होता है टुगेदर में तो सिंगुलरिटी करेगा, इंडिविजुअल करेगा तो वह प्लूरल हो गया. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट जो रूल हमारा है वह कहता है कि हेयर, देयर और इट, तीन वर्ड लिया गया. कौन कौन सा लिया गया? हेयर, देयर और इट. अब रूल क्या कहता है
कहता है कि when the sentence begins with here or there, the subject follows the verb and controls whether the verb is plural. अगर कोई सेंटेंस here और there से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग जो होता है वो वर्ब के अकॉर्डिंग होता है, तो वर्ब क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जैसे here are my reasons for quitting. Here are by according to the, आपको देखिए here से शुरू हो रहा है लेकिन follows किसको कर रहा है? वर्ब के अकॉर्डिंग, इसलिए वर्ब क्या हो गया? प्लूरल हो गया। लेकिन there is no need to pay the next week, तो यहाँ पे वर्ब क्या हो गया? उसके अकॉर्डिंग भी फुलफिल किया, चूंकि रीजंस आ गए तो वर्ब क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन यहाँ पे नो नीड टू पे द नेक्स्ट वीक मीन्स सिंपली, अगर यहाँ पर हम सिमिलरिटी का बोध कर दिए तो वर्ब जो होगा वो अभी क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल एक और आपके सामने आ गया। कहता है कि वर्ड्स एंडिंग इन एस। अब इसके कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सम वर्ड्स अपीयर एज प्लूरल, क्योंकि जनरली क्या होता है, अगर एस से एंडिंग है तो हम लोगों के दिमाग में क्या होता है कि सब्जेक्ट क्या होगा? वो प्लूरल होगा। ये दिमाग में तो जनरली, जैसे इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स, न्यूज, एड्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, डायनेमिक्स, न्यूज, एड्स, ये सारे वर्ड्स जो हैं वह, अब देखिए यहां मैंने लिख दिया है इकोनॉमिक्स, मैंने लिख दिया, एड्स भी लिख दिया, फिजिक्स भी लिख दिया, न्यूज भी लिख दिया। अब न्यूज ये देखिए हमेशा जो होते हैं वो देखने में कंफ्यूजन है, क्योंकि कंफ्यूजन कहाँ है? अगर एस से एंडिंग है तो हमारे दिमाग में होता है कि ये प्लूरल है। तो यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट है, प्रेयर कंसेप्ट है, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको एस देख करके अगर आप इसको प्लूरल मानेंगे तो आपका कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा और आप गलत अटेम्प्ट कर देंगे। इसलिए अब न्यूज जो है, देखिए न्यूज देखने में क्या है? एस से एंडिंग है। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इससे एक सेंटेंस हमेशा फिक्स आता है, दिमाग में बैठा लीजिए, इसको रख लीजिए, यही आता ही है। नो न्यूज इज ऑब्लिक आर गुड। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या इसमें बने हम। तो मैंने बताया ना कि भले ही यह एस से एंडिंग है, देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन यह होता है सिंगुलर, और वर्ब भी जो होगा इनके साथ हमेशा क्या होगा? सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे हम लोग, ये आपको ध्यान देना है। जैसे मैथमेटिक्स, is an interesting subject.
फिजिक्स इज अ टफ सब्जेक्ट। तो आपको घबराना नहीं है, एस से एंडिंग हुआ है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वो प्लूरल होता नहीं है, इसलिए some words appear as plural in the sentence but really they are singular and the verb must be singular with these words। क्या करेंगे इनके साथ, इसलिए यहाँ नो न्यूज, अब यहाँ बनाना हो तो क्या करेंगे, नो न्यूज इज गुड। यही सेंटेंस हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और अक्सर जो बच्चे जो है वो गलत करके आते हैं क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि न्यूज जो है वो प्लूरल है। क्लियर हो गया? यहाँ एग्जांपल है, ये इकोनॉमिक्स इज फन एंड एक्साइटिंग। इकोनॉमिक्स, डायनामिक्स, फिजिक्स और ये सारे एक्स, ये सारे वर्ड्स जो अपीयर होते हैं प्लूरल के रूप में लेकिन वो होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी उनका लगाएंगे सिंगुलर। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, कहता है कि वर्ड सच एज सीजर्स, ये मतलब कैंची, आई ग्लासेस एंड पैंट्स दैट नेम थिंग्स विथ टू पार्ट्स आर प्लूरल। ध्यान दीजिएगा, सीजर्स, आई ग्लासेस, पैंट्स, अगर दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है मतलब कि नेम थिंग्स इन टू पार्ट्स, तो माई ग्लासेस ये अलग अलग हो गया ना पार्ट में, यहां क्या हो जाएगा, वर ब्रोकन हो जाएगा ना कि was broken when I did a fish plant। क्लियर हो गया? मतलब कि जब वह दो अलग अलग पार्ट्स में अगर वो डिवाइड होकर के रिपीटेशन करेंगे एज ए थिंग, तो वर्ब क्या होगा, एज ए थिंग दे रिप्रेजेंट separately the verb must be plural। क्लियर हो गया? आप देखिए नेक्स्ट, मनी एंड मेजरमेंट। मनी एंड मेजरमेंट कहता है कि यूनिट्स ऑफ टाइम, ध्यान दीजिएगा, यूनिट्स ऑफ टाइम, देन मनी, देन डिस्टेंस एंड वेट यूज सिमिलर वर्ब्स। ये अलग अलग है, यूनिट्स ऑफ टाइम हो गया, मनी हो गया, डिस्टेंस हो गया और वेट हो गया। ये क्या करते हैं, सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इनका वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। 20 किलोमीटर्स, 20 किलोमीटर्स इज ऑब्लिक आर, ठीक है, आ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। तो 20 किलोमीटर्स में बता दिया कि यूनिट्स ऑफ टाइम रहेगा
या मनी होगा या डिस्टेंस होगा या वेट होगा, ये सारे जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर को रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए वर्ब क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इज लगाया गया। ठीक है ना। अब मनी की बात कर रहे हैं, $8 एन आवर इज अ पुअर रेट। तो यहाँ इज क्यों लगा? क्योंकि हमने क्या बताया था कि ये मनी को रिप्रेजेंट करता है कि 1 घंटा में $8, 1 आवर only $8 is a poor rate। मतलब कि ये मनी को रिप्रेजेंट करेगा तो भी हम सिमिलर को बोल करेंगे। द एक्सप्रेशन द नंबर इज सिमिलर, मतलब द नंबर ऑफ फेलियर्स इज डिक्रीजिंग। देखिए यहाँ पे तो ये रिप्रेजेंटेशन अगर सिमिलरिटी को करते हैं तो वर्ब भी सिमिलर यूज होगा। क्लियर हो गया? अब एक टाइटल्स की बात की जा रही है यहाँ पे। टाइटल्स क्या है? बुक का टाइटल हो या किसी चीज का टाइटल हो, कहता है कि टाइटल ऑफ ए मूवी, किसी मूवी का टाइटल हो, कोई नाम दे दिया जाए, या बुक का टाइटल हो या किसी मैगजीन का टाइटल हो, मतलब कि टाइटल ऑफ एनी मूवी हो या बुक हो या मैगजीन हो, तो टाइटल के जगह हम क्या यूज करेंगे? सिमिलर वर्ब को हम लोग यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? सिमिलर वर्ब को हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। कहता है कि लॉस्ट हॉरिजॉन्स, ये क्या है? ये बुक का नाम है। लॉस्ट हॉरिजॉन्स इज ऑफ द आर्ट अ बुक अबाउट यूटोपिया। तो मैंने बताया ना कि चाहे वो टाइटल किसी का हो, कोई मूवी का नाम हो या बुक का नाम हो या मैगजीन हो, वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर, इसलिए यहां पर इज का प्रयोग किया गया। ठीक है। अब यहां पर देखिए ये टेलीविजन शो का नाम है, इसका नाम है सिम्पसन, यहां पे भी हमने इज मान लगा दिया। मतलब कि बुक का नाम हो या मूवी का टाइटल हो या बुक का टाइटल हो या किसी मैगजीन का टाइटल हो, उसमें वर्ब जो होगा वह सिंगुलर यूज होगा। अब हमने कुछ एक्सरसाइजेज आपके सामने दिया है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या है एक्सरसाइजेज? चलिए अब ये समय आ गया है आपके साथ एक्सरसाइज डिस्कशन करने का। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका डिस्कशन कर लें, ताकि यह पता हो जाए कि आपने कितना जो है उस चीजों को गेन किया। जो भी मैंने रूल बताया उसी से रिलेटेड आपको ये हमने एक्सरसाइज दिया। जैसे जूड़ी की बात हमने किया, द जूड़ी
डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो क्या हो जाएगा देयर ओपिनियंस, द jury was divided into in their opinions, तो प्लूरल वर्ब। अब यहां पर there dash many expectations to the rule, there are many expectations, ब्रेड एंड बटर मैंने बताया था कि दो अलग अलग सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर एंड से जोड़े हैं और रिप्रेजेंटेशन सिंगुलर क्या करते हो, सिंगुलर ठीक करते हो, तो वर्ब क्या हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। ठीक वैसे ही नीदर रमेश नॉर हिज फ्रेंड्स, बताया था ना, नीदर नॉर ईदर और नीदर नॉर वाज हार्ट एंड स्लो एंड स्टडी, यही बताया था, दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन वन है तो विंस द रेस हो जाएगा। और नो न्यूज, जो कि मैंने एग्जाम्पल बताया था कि ये हमेशा एग्जाम में पूछा ही जाता है, आपके 100% एग्जाम में यही सेंटेंस आता है, तो आपको क्या करना है आइडेंटिफाई करके इसको लिख देना है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज। अब आगे जो है इसी को सिंटेक्स को हम लोग एक दिन और कंटिन्यू करेंगे, कुछ और रूल्स रह गए हैं, इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जितना भी मैंने रूल्स आपको आज दिखाया है और एक एक्सरसाइज का थोड़ा सा हमने पैटर्न आपको दिया है, आप सारे रूल को एक बार गो थ्रू कीजिए, ध्यान से पढ़िए, पढ़ने के बाद पुनः जो है आप उसको क्या करेंगे एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे रूल्स का कोई मतलब नहीं होता है। रूल्स तभी इफेक्टिव होगा, फ्रूटफुल होगा, जब आप रूल को एक्सरसाइज बना करके राइटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब तक आपको राइटिंग स्किल डेवलप नहीं होगी, ग्रामर पढ़ने का कोई यूज नहीं होगा। इसलिए इसको आपको जानने के लिए जब आप रूल्स को जान गए, जब उसको आप फॉलो करने लगे, तो अब आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाइए, उसको कैसे हम प्रैक्टिकल अप्रोच में डेवलप कर सकते हैं। और इसके लिए मैंने बताया था ना कि सबसे मेन आपको मार्किंग क्या करना है, आपको एनालिसिस, क्रिटिकल और क्रिएटिव पर बहुत विशेष ध्यान देना है, क्योंकि राइटिंग स्किल जब तक आपका डेवलप ना होगी, ग्रामर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए आपको गो थ्रू करके पूरा इंपैक्ट करना होगा, एनालिसिस करके उसको यूज करना होगा, तब जाकर के आप कर पाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें सिंटेक्स ही कंटिन्यू रहेगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और मैं आशा करूंगा कि आप इन सारे रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे और उसको राइटिंग फॉर्म में इंप्लीमेंट करेंगे। धन्यवाद।